मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज लोक प्रशासन के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं विकास प्रशासन के ऊपर। विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आखिर ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा पारंपरिक प्रशासन था यानी जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें मुख्य रूप से उसे हम ये कह सकते हैं कि वो यथास्थितिवादी था। यानी कि जो प्रशासन का जो तरीका चल रहा है, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो, हर जगह लगभग एक ही तरीके से प्रशासन चलाया जा रहा था। पद सोपान पर बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था, नौकरशाही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था, केंद्रीकरण पर बहुत ज्यादा विश्वास रखा जाता था और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां थीं जिसके कारण, खासकर जो उपनिवेशवादी परिस्थितियां थी, उसके कारण पारंपरिक प्रशासन जो है वो फल फूल रहा था। लेकिन 1940 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया। 1940 के डिकेड में एक बड़ा बदलाव आया और बहुत सारे जो देश थे जो कि उस समय ब्रिटिश के उपनिवेश के रूप में थे, वो लोग स्वतंत्र हो रहे थे। 1940 के दशक में यह परिवर्तन देखा गया कि भारत जैसे देश भी उस समय स्वतंत्र हो रहे थे और ये ऐसे देश थे जो विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे थे। तो विकासशील देशों के लिए एक अलग किस्म के प्रशासन की जो आवश्यकता महसूस हुई, उसी आवश्यकता ने विकास प्रशासन को जन्म दिया। और उस समय दो तीन बातें और थी जो विकास प्रशासन के लिए आवश्यक था। जैसे देखिए, जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे यानी जो कॉलोनियल कंट्रीज थे जो स्वतंत्र हो गए थे, उनको यूनाइटेड नेशन तकनीकी और आर्थिक मदद देना चाहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी तरीके से उन्हें मदद करना चाहता था। उधर जो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएसए के अलावा सोवियत संघ भी अपने तरीके से ऐसे विकासशील देशों की मदद करना चाहता था। लेकिन ये मदद करें तो करें कैसे, क्योंकि वहां का जो प्रशासनिक तंत्र था वो तो औपनिवेशिक राष्ट्र के अनुरूप था, तो उसमें बदलाव की जरूरत थी। और वो बदलाव कैसे आ सकता था? तो वो आ सकता था विकास प्रशासन से। तो विकासशील देशों के लिए जो प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन लाया गया, उसे ही हम कहते हैं विकास प्रशासन। और विकास प्रशासन को विकसित करने में एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है 1960 के दशक में कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का विकास हुआ। कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का विकास यूएसए में हुआ, क्योंकि वहां पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने लोक प्रशासन, विश्व में बहुत से देशों में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सीएजी यानी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का गठन किया और इसने भी विकास प्रशासन के विकसित होने में मदद की। अब बात यह आती है कि आखिर यह शब्द आया कहां से। तो देखिए, यह शब्द जो है 1955 में यूएल गोस्वामी नाम के एक भारतीय विद्वान थे, उन्होंने ही 1955 में एक लेख लिखा था और उस लेख में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेख का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चर्चा में आ गया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब चर्चा में आया तो इसी समय में विश्व के दूसरे देशों में और खासकर विकसित देशों में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के पहले से भी जो चर्चा चली आ रही थी वो और तेज हो गई। जैसे आप देखिए, जॉर्ज गांट हैं। जॉर्ज गांट, जिनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, यानी इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे जो काम किया, उसी कारण से इन्हें इतना बड़ा जो है इतना महत्व दिया जाता है। इनकी एक किताब है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स। उनकी इस किताब में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक, उसमें काम करने के तरीके, इन तमाम बातों पर चर्चा की गई है। तो जॉर्ज गांट का ये जो बुक है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक मील का पत्थर है। तो पहली बात, यूएल गोस्वामी ने स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को प्रकाशित किया। दूसरी बात, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स के माध्यम से जॉर्ज गांट ने जो विकास प्रशासन को जो प्रसारित किया, उसके कारण उन्हें विकास प्रशासन का पितामह कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने विकास प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम है विडनर का नाम इनमें बहुत प्रमुख है। F.W. रिक्स का नाम जाना माना नाम है, F.W. रिक्स, फेरल हैडी, ला पालोम्ब्रा, इन सभी विद्वानों ने विकास प्रशासन की विचारधारा का समर्थन किया। इस विचारधारा का कि विकासशील देशों के लिए एक अलग प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां का प्रशासनिक तंत्र और कार्यप्रणाली कुछ अलग होना चाहिए। तो विकास प्रशासन है क्या, इसकी क्या परिभाषाएं हो सकती हैं? तो आइए देखते हैं। गांट की परिभाषा यह है कि जितने भी प्रशासनिक एजेंसी हैं, जो सरकार की एजेंसी हैं, अगर हम उन सार्वजनिक अभिकरणों को ऐसे ऑर्गेनाइज करें, ऐसे उनको प्रशासित करें कि वो सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें, तो ऐसा जो प्रशासन होगा उसे हम विकास प्रशासन कहेंगे। रिग्स क्या कहते हैं? तो देखिए, रिग्स कहते हैं जैसे हम कृषि कार्यक्रमों के लिए कृषि प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने देश में अपनी संस्थाओं में विकास करना चाहते हैं तो एक नया प्रशासन चाहिए, और वो क्या हो सकता है? विकास प्रशासन। इस तरह से समझाने का प्रयास किया। विडनर कहते हैं, विडनर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि विकास प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो परिवर्तनोन्मुखी है, यानी कि चेंज ओरिएंटेड है, और लक्ष्योन्मुखी है, टारगेट ओरिएंटेड है। यानी ऐसा प्रशासन जो समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करे और लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करे और लक्ष्य पर पहुंचे, ऐसा जो प्रशासन है वो विकास प्रशासन है। और पाई पानिंदीकर ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि जो नियोजित परिवर्तन का प्रशासन, नियोजित मतलब प्लान्ड, यानी कि अगर हम प्रशासन को इस तरह से क्रियान्वित करते हैं कि जो हमने पहले से योजना बनाई है, प्लान बनाया है कुछ बदलाव लाने का, और उस बदलाव के अकॉर्डिंग हम अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, तो उस नियोजित परिवर्तन का प्रशासन ही विकास प्रशासन है। कहने का मतलब यह हुआ कि विकास प्रशासन के अंतर्गत कई कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आइए देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक यह है कि विकास प्रशासन परिवर्तनोन्मुखी होता है, चेंज ओरिएंटेड। चेंज ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए, अब मान लीजिए हमारे पूरे देश में लोग कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो प्रशासन को कैसे काम करना पड़ेगा? भाई वहां भी ई गवर्नेंस लाना पड़ेगा। तो परिवर्तन आया, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया। अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल में बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा आयात में हमारी विदेशी मुद्रा चली जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, परिवर्तन कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाना या ई गवर्नेंस को देश के अंदर लोगों में लोकप्रिय बनाना, ये क्या है? परिवर्तन। और विकास प्रशासन, तो विकास प्रशासन परिवर्तनोन्मुखी होता है। दूसरा, लक्ष्योन्मुखी। यह हमेशा ध्यान रखना है, जो पारंपरिक प्रशासन था वो केवल कार्य प्रक्रिया पर ध्यान देता था। जो पारंपरिक प्रशासन था वो हायरार्की में यूनिटी ऑफ कमांड पर ध्यान देता था। लेकिन जो विकास प्रशासन है केवल नियम कानूनों में ही उलझा नहीं रहता है। उसका मकसद यह है कि जो हमने लक्ष्य तय किया है उसे हम हासिल करें। अगर हमने गरीबी दूर करने के लिए सोचा है कि भारत में जो गरीबी है उस गरीबी को समाप्त करेंगे, तो कैसे करेंगे? भाई आप मनरेगा जैसे कार्यक्रम लाएंगे, फूड सिक्योरिटी जैसे कार्यक्रम लाएंगे। तो गरीबी दूर करने के लिए एक टारगेट बना के उस पर काम करना, यानी कि विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी होता है। इसमें प्रगतिशीलता होती है, प्रोग्रेसिवनेस होता है। प्रोग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है? कुछ
परिवर्तन लाना, ऐसा परिवर्तन लाना जो लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ सकारात्मक बदलाव है। जैसे हमने हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, पंचायतों को अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार। 74वां संविधान संशोधन लाया और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट थे उन्हें हमने अधिकार दिया कि भाई आप जो है आपके राइट्स हैं, आप अपने हिसाब से कुछ योजनाएं बना सकते हैं, कुछ टैक्स वसूल कर सकते हैं। ये क्या प्रगतिशीलता, प्रोग्रेसिवनेस, और ये कैरेक्टरिस्टिक है विकास प्रशासन की। प्लानिंग पर बहुत जोर रहता है। विकास प्रशासन जो है, जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो भारत में जो है विकास प्रशासन को फॉलो करने के लिए ही प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, और प्लानिंग कमीशन के द्वारा योजनाएं बनाई जाने लगी, 5 ईयर प्लान, और इस तरह से टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जब तक नीति आयोग का गठन नहीं हुआ था, हमने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से विकास को हासिल किया। तो नियोजित परिवर्तन लाना विकास प्रशासन का ही एक उद्देश्य है। प्रशासनिक तंत्र का लचीलापन होना, यह ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देता है। जो विकास प्रशासन है वो पद सोपानीय ढांचा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है। इसके लक्ष्य में यह बात रहती है कि प्रशासन को अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए, और इसीलिए इसे लचीला बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। अगर कुछ काम एनजीओ को मदद लेकर के किया जा सकता है, सिविल सोसाइटी की मदद लेकर की जा सकती है, कंप्यूटर और इंटरनेट का मदद लेकर किया जा सकता है, तो प्रशासन में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेटिक जो तंत्र में एकदम फंसे हुए हैं तो फंसे हुए हैं, नियम कानूनों में उलझे हैं तो उलझे हुए, ऐसा नहीं। विकास प्रशासन चेंज ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड है, प्रोग्रेसिवनेस इसमें मौजूद है, और साथ ही साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। रेड टेपिज्म को दूर करना, लाल फीताशाही, यानी जो काम में देरी होती है, जब तक इसको आप हटाएंगे नहीं, इसे दूर नहीं करेंगे, तो रेड टेपिज्म क्या होता है, करप्शन का भी एक कारण बन जाता है। तो करप्शन को दूर करना, रेड टेपिज्म को दूर करना विकास प्रशासन की एक आवश्यकता बन जाती है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन यानी जनता को निर्णय लेने में, नीति बनाने में उनको अवसर देना, उनसे बातचीत करना। कोई भी कानून बन रहा है तो पब्लिक को पेपर में, मीडिया के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि उनके विचारों को जाना जाए। ये विकास प्रशासन की खासियत है। और सभी तंत्र का, क्योंकि भाई देश हो या राज्य हो, प्रशासनिक तंत्र बहुत बड़ा होता है, तो अगर सब मिलकर के काम नहीं करेंगे तो विकास प्रशासन कभी सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें इफेक्टिव इंटीग्रेशन, प्रभावी एकीकरण पर भी जोर दिया जाता है। अब FW रिक्स की एक विचारधारा को जाने बिना यह टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। FW रिक्स कहते हैं कि अगर हम विकास प्रशासन की बात कर रहे हैं तो हमको प्रशासनिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए FW रिक्स ने बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसे बताया है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बीच अंडे और मुर्गी की तरह संबंध है। यानी अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, आप कह नहीं सकते। यानी कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे कि अंडे और मुर्गी। अब बात को समझते हैं कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों कहा। अब हम एक उदाहरण देखें। अगर हम भारत में मान लीजिए डॉरी को दूर करना चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को दूर करना चाहते हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये अपने आप तो होगा नहीं। आपने कानून बना लिया, मान लीजिए आप डॉरी एबोलिशन एक्ट 1961 बना लिया, है ना, आपने जो है डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोहिबिशन एक्ट 2005 बना लिया, या आपने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना ली, तो क्या ये अपने आप ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है तो हमको महिलाओं के शिक्षा के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, एक तंत्र बनाना पड़ेगा जो कि वुमेन एजुकेशन पे ही ध्यान देगा। अगर हमको घरेलू हिंसा को दूर करना है तो हमको ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने पड़ेंगे, एनजीओज की मदद लेनी पड़ेगी कि जहां भी घरेलू हिंसा होती हो वहां वो पहुंच करके महिलाओं की मदद करें और उसे रोकने में मदद करें। न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना पड़ेगा, और यही चीज दहेज समस्या के साथ जुड़ी हुई। यानी कि विकास प्रशासन के जो लक्ष्य हैं
उसको हासिल करने के लिए जो हम प्रशासनिक तंत्र में जो विकास करते हैं, जो नए नए ढांचे विकसित करते हैं, नए नए प्रशासनिक तंत्र बनाते हैं, नौकरशाही में जो बदलाव लाते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारियों में जो परिवर्तन लाते हैं, यही प्रशासनिक विकास है। यानी कि अगर प्रशासनिक विकास है तो विकास प्रशासन सही ढंग से चलेगा, और अगर विकास प्रशासन हम हासिल करना चाहते हैं तो प्रशासनिक विकास भी हमें करना ही पड़ेगा। यानी कि रिक्स की ये बात कि प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन आपस में संबंधित हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के विकास प्रशासन, जो कि लोक प्रशासन की एक प्रमुख शाखा है, यहां पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि विकास प्रशासन किस ढंग से काम कर सकता है। खासकर भारत में विकास प्रशासन की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि आज हम जिस समय में या जिस जमाने में जी रहे हैं उसमें विकास प्रशासन ही एकमात्र तंत्र है जो भारत की जनता को और साथ ही साथ हमारे प्रशासनिक तंत्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। इसीलिए आप सभी लोगों ने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप एमपीपीएससी, यूपीएससी या नेट सेट की तैयारी करते हो तो आप हमारे इस चैनल पर संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और हमारे लायक अगर कोई सहयोग हो तो हमसे सहयोग भी ले सकते हैं। धन्यवाद।